हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। दोस्तों, आज है 6 अप्रैल एंड आज के दिन जबरदस्त न्यूज निकल के आ रही है एचडीएफसी के रिगार्डिंग। आप जानते हैं कि Q4 के रिजल्ट आने ही वाले हैं, बस इस वीक से शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो नंबर्स आ रहे हैं, अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा कि जो नंबर्स आए थे ऑटो कंपनीज के आए थे, बहुत शानदार आए थे नंबर्स जस्ट बिफोर द रिजल्ट। तो उसी नंबर्स के बेसिस पे हमने देख सकते हैं या फिर अनुमान लगा सकते हैं कि रिजल्ट कैसे आएंगे। और आज आए हैं एचडीएफसी के नंबर, यानी बैंकिंग सेक्टर के नंबर्स बहुत ही शानदार आ रखे हैं। बिल्कुल डिटेल में समझेंगे हर एक चीज को, तो प्लीज बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो आप सभी के लिए। समझते हैं पहले क्या क्या चीजें बढ़ी हैं, क्या क्या चीजें कम हुए हैं। किसी भी बैंक, यानी हम सभी जानते हैं, पहले एचडीएफसी के जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक में से एक है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। अब इसके जो एडवांसेस है किसी भी कंपनी के, किसी भी बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या चीजें होती है, तो होती है एडवांसेस और दूसरे क्या होते हैं डिपॉजिट। उसी के बेस में हम कुछ अंदाजा लगाते हैं कि कंपनी की हालत कैसी है, यानी फंडामेंटल कैसे हैं। अगर वो बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं, तभी तो वो अपने काम कर पाएगी। यानी अगर इस क्वार्टर की बात करें, इस साल के मार्च 2021 की अगर बात करें पिछले साल से कंपैरिजन, तो जो इसके एडवांसेस हैं वो 14% से ग्रोथ आई है, जो एक बहुत अच्छी बात है इस बैंक के लिए। जबकि ऐसे हालत में जहां पूरे कोविड की वजह से पूरी की इकॉनमी ठप हो चुकी है, प्लस मॉरेटोरियम का या फिर इंटरेस्ट का तो ऑलरेडी केस चल ही रहा है, वो तो उसके ऊपर बवाल हम काफी टाइम से सुन ही रहे हैं। उसके बावजूद भी ऐसे कंडीशन में अगर कोई ऐसा बैंक आपको अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है, तो डेफिनेटली उसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है और जो उसके फंडामेंटल तो और ज्यादा साउंड हो जाते हैं। दूसरे इसके क्या बढ़े हुए हैं, जो आप देखोगे इसके जो डिपॉजिट हैं वो कितने बढ़े हुए हैं, आप देखोगे हमें 16% की जंप उसमें आई है। तो हमने देखा दोनों पैरामीटर, यानी कि रजिस्टर नहीं, एडवांसेस वो भी बढ़े हुए हैं और साथ ही में डिपॉजिट भी बढ़े हुए, भी अच्छे खासे बढ़े हुए भी ऐसे हालत में। तो यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर बात करें, थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें, यहाँ पर हमने अभी देखा कि 14% की जो जंप आई है वो आई है एडवांसेस में पिछले साल के कंपैरिजन। वही उसका नंबर्स के फॉर्म में अगर देखें तो मार्च 31, यानी कि पिछले साल के मार्च से कंपेयर करें इस साल के मार्च से, तो आप यहां देखोगे जो पिछले साल थे 9.93 लाख करोड़ के थे, वो इतने थे। और इस बार जो आए हैं 11.32 लाख करोड़, यानी ये आपको यहाँ पे अच्छी खासी जंप एक नजर आ रही है। दैट्स मीन ये एक कंपनी की एक बुरे एटमोस्फेयर में भी अच्छा काम कर पा रही है, ये हमें उसकी स्ट्रेंथ को बता रही है। अगली जो चीज होती है बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका लोन। अगर जब कोई कंपनी, अगर कोई भी बैंकिंग सेक्टर, जब उसका लोन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही उसका इनकम का एक जरिया होता है। क्योंकि बैंक जब लोन देती है तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो अब यहाँ पे देखोगे आप, उसके बाद जो डोमेस्टिक रिटेल लोन है, इस लोन को दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। एक होगा रिटेल लोन और दूसरा होगा क्या, डोमेस्टिक होलसेल लोन। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे दो टाइप के लोन्स होते हैं। तो उसमें मार्च एंड की बात करें, यानी जो अभी खत्म हुआ है मार्च, उसमें इसको 7.5% की जंप है, इसमें भी जंप है। और वहीं बात करें होलसेल लोन के ऊपर, उसमें आप देखोगे 21% की जंप है। यानी कि लोन सेक्टर में भी जो दो सेगमेंट होते हैं, उसमें भी आपको अच्छी खासी यहाँ पे जंप नजर आ रही है। दिस इज अगेन ए वेरी पॉजिटिव साइन एज पर माई नॉलेज। नेक्स्ट बात करें, एक बैंकिंग के सेक्टर में एक बहुत अच्छा एक रेशियो होता है जिससे हम समझते हैं कि बैंक कितना अच्छा काम कर रही है, जिसको हम बोलते हैं कासा रेशियो, और जिसका फुल फॉर्म होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। इसमें बैंक के पास कहां से दो जगह से पैसे आते हैं। एक आते हैं सेविंग अकाउंट के थ्रू और एक होता है करंट अकाउंट के थ्रू। तो उसमें कितना ग्रो हुई है, माना जाता है बैंकिंग सेक्टर में 40 से या अगर ऊपर हो तो अगर किसी बैंक का कासा रेशियो 40 से ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है। तो आप इस बैंक के देखोगे यहाँ पर उसमें जो जंप हुई है वो हुई है अराउंड 27% की जंप हुई है अप्रॉक्सीमेट पर यहाँ पर। तो अगेन दिस इज वेरी गुड। ये अगर पिछले साल के कंपेयर की बात करें, अगर पिछले साल मार्च 2021 में जो कासा रेशियो एचडीएफसी बैंक का था, अभी जाके हम डिटेल में बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, ये 42 के आसपास है। और जो अभी निकल के आ रहा है ये आ रहा है 46, यानी कि अगेन दिस इज अ वेरी वेरी साउंड, वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। तो दिस इज, हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे रेशियोज देखे हमें कासा और बाकी चीज, तो वहां पे सारे पे अच्छे ये काम करते हुए नजर आ रहा है। अब इसके देख लेते हैं, इसके हमको कासा बढ़ते हुए नजर आया क्या, इसके एनपीएस पर नजर डालते, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको एनालिसिस करनी है और आप एनपीओ को अगर नजरअंदाज कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर मिसिंग समथिंग, और आपके एनालिसिस कुछ मैक्सिमम हद तक गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप देखोगे इसके एनपीएस क्या होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो ये समझ लीजिए अगर बैंक ने किसी लोन 100 रुपया दिया है और उस पे
कितने पैसे वापस नहीं आए, कितने रुपए वापस नहीं आए, या फिर जो डिफॉल्ट कर गए हैं। एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप पिछले 5 साल में इसका देखिए कि बैंक ने 100 रुपये लोन दिए थे और 35 पैसे वापस नहीं आए। वो अच्छी, चलो ठीक बात है, जीरो तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई तो डिफॉल्ट कर ही देते हैं। उसके बाद 3 साल में देखोगे तो 38 पैसे वापस नहीं आए और 1 साल में 36 पैसे। ये जितना कम हो उस बैंक के लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जीरो तो बहुत कम ही होता है। लेकिन इंडिया में सबसे कम अभी हम कंपेयर करेंगे तो आप देखो HDFC बैंक के हैं। ऐसे बुरे टाइम में भी, जब कोविड का फॉल चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, उस टाइम भी इस बैंक ने अपने एनपीएस को बिल्कुल कंट्रोल में रखा है, वो भी 0.36। अगेन दिस इज वेरी गुड। आप यहाँ देख सकते हो। तो हमने कासा को बढ़ते हुए देखा, एनपीओ बिल्कुल वहीं पे। अब जब इसका रिजल्ट आएंगे Q4 के, वो हम जरूर उस टाइम एनालिसिस करके आपके सामने लाएंगे कि किस तरह से चेंजेस हुए हैं। लेकिन एज पर नाउ दिस इज वेरी साउंड। नेक्स्ट बात करें, सिर्फ इतना ही नहीं, निम की अगर हम बात करें तो ये भी क्या होते हैं वो तो हम पूरे डिटेल में यहाँ बात नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में निम एटलीस्ट 3 होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये उसके ऊपर आपको उसके आसपास ही है या फिर उससे ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। निम को ही और समझें, बैंकिंग सेक्टर में 3 या फिर 3 से कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देखेंगे 3 बढ़ा हुआ ज्यादा है, 3 से ज्यादा हुआ है। लेकिन निम को सिर्फ अकेले ही मेजर नहीं करते हैं, अगर एनालिसिस करते हैं तो इसको ROA के साथ भी कंपेयर करते हैं। अगर निम 3 से कम है तो अच्छा है, लेकिन 3 से ज्यादा भी है, लेकिन ROA जो है हमारा वो कम नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल 1 से ज्यादा ही हो तो हमें बिल्कुल अच्छा माना जाता है ऐसे बैंकिंग सेक्टर में। वो भी हम सारे के सारे अभी सारे पैरामीटर को यहाँ पर देखेंगे जरूर। अब यहाँ पे हम देखेंगे पूरा कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे, कंपेयर करेंगे सारे इसके सेक्टर के साथ। अब आप यहाँ पर आप देखोगे HDFC बैंक का, आपको सबसे पहले इसका रेशियो देखेंगे हम यहाँ से EPS से। P को हम बाद में कंपेयर करेंगे, लेकिन अगर यहाँ भी आप देखने की कोशिश करोगे, सबसे कम P इसका 26 से इस वक्त है, जबकि दिग्गज होने के बाद भी ICICI बैंक थोड़ा पास है, कोटक का और ज्यादा है, और एक्सिस का, एंड ये देख सकते हैं आप उसका बंधन बैंक का थोड़ा इससे नीचे है। यानी कि P के हिसाब से भी आपको एक फेयरली रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है। EPS की बात करें, एज पर हमारी जो स्टडी है, हम आपको जो क्राइटेरिया है हर दिन बोलते हैं कि EPS एटलीस्ट 15 से ऊपर हो या फिर 20 से ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है, 20 से ऊपर हो तो और ज्यादा अच्छा है। तो आप देखते हो यहाँ आपको बहुत अच्छा यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है, यानी EPS में भी बिल्कुल फिट बैठता है। ROE को हम बोलते हैं कि 15 से ज्यादा या फिर 20 से ज्यादा। अगेन यहाँ पे भी आप देखोगे ROE इस बैंक ने आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है साल दर साल, ROE इसका ज्यादा है। ICICI को कंपेयर करेंगे, कोटक तो ऑलवेज अच्छा है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी ICICI और कोटक के ऊपर एनालिसिस और बंधन बैंक के ऊपर पोस्ट कर दिया, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। HDFC बचा था, उसके ऊपर आज हम ये लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो EPS में भी इसने अच्छा किया, अब ROE में भी इसने अच्छा किया है। ROA जो मैं आपको बोल रहा था कि ROA एटलीस्ट बैंकिंग सेक्टर में 1 से ज्यादा होना चाहिए तो अच्छा माना जाता है। आप यहाँ देखोगे 1.89 है, वही कोटक की बात करें 1.77 है, तो ये एक चीज अच्छी होती है। लेकिन ROA और निम की अगर हम बात करें तो वही, अगर पहले तो निम हमने जो डिस्कस किया था कि 3 से कम होना चाहिए, लेकिन अगर वो बढ़ रहा है, लेकिन ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए, यानी कि वो कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि निम बढ़ रहा है और ROA बिल्कुल 1 से नीचे आ गया, तो दैट्स मीन इस केस में भी ये पूरे की पूरी फिट बैठ रही है। NPA की बात करेंगे, अब यहाँ नजर डालोगे, इसका सबसे कम देखोगे आप HDFC के, यानी कि 100 रुपये में अगर NPA 100 रुपये अगर HDFC लोन देती है तो 36 पैसा ही वापस नहीं आता है। ICICI के केस में 1.54 ₹1.5 वापस नहीं आता, जो बैंक के लिए लॉस है। वहीं आप देखोगे कोटक में 7.1, वो भी ठीक है, अच्छा है। वहीं बात करें एक्सिस में बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको, इन द सेंड में देख सकते हो, और बाकी यहाँ आप देख सकते हो। तो इन सभी केसों में आप देखोगे HDFC इज नंबर 1। वही कार होता है, आप देखोगे यहाँ पे कार, ये भी आप 18 है, अच्छा है। वही इसके साथ बाकी कंपेयर के साथ करेंगे, सभी का ऑलमोस्ट 17 से 18 के बीच में है। तो दिस मीन सारे के सारे पैरामीटर के बेसिस पे ये अच्छा, तो इसने पहले के रिजल्ट हैं अच्छा तो किया था, प्लस जो अभी के जो नंबर आए हैं वो भी बिल्कुल बहुत ही शानदार है। तो दैट्स मीन फंडामेंटल के साथ तो कोई चेंजेस नहीं हुआ एज ऑफ नाउ, लेकिन जब Q4 के रिजल्ट आएंगे वो देखने वाली बात होगी, कितना उसमें एक्चुअल चीजें बदली है, कितना ग्रोथ हुए। तो टिल द टाइम अब देखते हैं बाकी चीजों के ऊपर नजर। हमने वहां जो रिपोर्ट देखी थी नंबर में, कासा रेशियो देखा था पहली बार 42 ये डिस्कस किया था, और इस टाइम 48, 49, 46 हो चुका है। दैट्स मीन कासा रेशियो बढ़ रहा है। बैंकिंग सेक्टर में एटलीस्ट 40 तो होना ही चाहिए, तो दैट्स मीन यहां पर भी अच्छा है।
कंपनी के पुराने रिजल्ट के ऊपर नजर डालें तो आप यहां देखोगे सबसे ये आपके सामने 18, 19, 20 3 साल का रिजल्ट लगा हुआ। नेट प्रॉफिट की अगर हम सीधा बात करें यहां पर ये नेट प्रॉफिट है, आप देखोगे सारे नंबर सीआर में 18,510 करोड़, उसके अगले साल है 22,332 करोड़, और उसके अगले साल 2020 में जो साल बिल्कुल त्राहिमाम वाला साल था उसके बाद भी 27,254 करोड़। सारे के सारे नंबर आपको अच्छे ही लग रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शिकायत है नहीं। नेक्स्ट बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालें, आप देखोगे जो प्रमोटर के पास है 26 है, 26 वो इंटैक्ट रखे हैं उन्होंने, और जो खरीद कौन रहा है सबसे ज्यादा माल किसके पास है, आप देखोगे एफआईएस के पास 36% की होल्डिंग ये दबा के बैठे हैं, और दिसंबर आते आते तक इन्होंने 39 कर दिया, और बढ़ा रहे हैं, हर डिप पे बाई कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको चीज समझना चाहिए कि जब स्मार्ट मनी कहीं चीज पे इन्वेस्ट कर रही है तो उस पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप और हम कितना लगा लेंगे किसी शेयर पे, 50,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, लेकिन ये लोग 10,000 करोड़ लगा के बैठे होते हैं एक शेयर के ऊपर। तो दैट्स मीन उनकी एनालिसिस के बेसिस पे हम समझ सकते हैं, एटलीस्ट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कुछ ग्रोथ लग रही है, उनके पास ज्यादा नॉलेज है, तो आपको क्या करना है आप समझ सकते हैं। डीआईएस की बात अगर हम समझे, यहाँ पे डीआईएस के पास भी अच्छा खासा नंबर है, 21 का इंटैक्ट है, अगर हम इन दोनों को ही जोड़ दें तो बहुत अच्छा एक शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आ जाता है। बाकी पब्लिक के पास कितना है, ऑलमोस्ट 13% के आसपास पब्लिक के पास है। बाकी 4 साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया वो हम देख सकते हैं, ये है इसका रेवेन्यू बिल्कुल अच्छे से ऊपर जा रहा है, और वहीं आप देखोगे ये आपको 0.15 से 0.18, उसका 122 और उसका 27, यानी सारे नंबर जो है ये आपको लाख करोड़ में दिख रहे हैं। दैट्स मीन इसमें कोई तो शिकायत का मौका ही नहीं है। मार्केट बैठे एनालिस्ट की अगर सुने तो 93% इस शेयर के ऊपर बुलिश है, यानी बाई की रेटिंग दे रहे हैं। आपको क्या करना है, एक बार आप जरूर एनालिसिस अपनी खुद की कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा कि हमें क्या करना चाहिए इसमें। इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर को किस तरह से रिटर्न दिया, आप देखोगे 3 साल में 49 का किया है, और 2 साल में 24%, और 1 साल में यानी पिछले मार्च से लेकर अभी तक का 76% का रिटर्न दिया। 6 महीने में 25 और 1 महीने में फ्लैट कारोबार ऑलमोस्ट, और 1 महीने की बात करें तो आपको, यानी 3 महीने की मैं बात करूं या फिर 1 महीने में आपको बिल्कुल फ्लैट मिल रहा है, यानी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है 1 महीने पे, यानी कि ऑलमोस्ट 5.5% का। आपको डिस्काउंटेड प्राइस लेना पसंद है नहीं है वो तो आपके ऊपर है, लेकिन चार्ट पे आप इसको समझें उससे पहले जल्दी से इसके वैल्यूएशन पर नजर डाल लेते हैं। आप देखोगे इंडस्ट्री पी है 36, और ये सेक्टर का दिग्गज होने के बाद भी, नंबर 1 होने के बाद भी, सारे के सारे अच्छे पैरामीटर होने के बाद भी, अभी जो रिजल्ट आए वो भी अच्छे होने के बाद भी आपको 26 पे मिल रहा है। क्या लोगे, यानी कि इंडस्ट्री का दिग्गज होने के बाद भी आपको सस्ते पे मिल रहा है, ये चीख के बोल रहा है ले लो यार मुझे। और बाकी ईपीएस की बात करें उसमें तो कोई शिकायत का मौका नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे डिलीवरी आज के दिन जो हुई है वो 35% के आसपास हुई है। अब चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर, जिस चीज का आप वेट कर रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पर ये इसका वनडे का चार्ट है, यानी हर एक कैंडल आपको वनडे को रिप्रेजेंट करी। एक दिन में जितना भी माल मसाला, जितनी भी कहानियां, जितने भी अप्स एंड डाउन हुए, सब कुछ है इसमें एक दिन में। इसीलिए एक दिन से आप एटलीस्ट 1 डे या फिर 1 वीक पे ही आप एनालिसिस करेंगे तो आप अच्छे बेहतर रिजल्ट अपने एनालिसिस के जो रिजल्ट है फाइनलाइज अच्छे कर पाएंगे। यहाँ आप देखोगे ये कुछ टाइम पहले 1600 से भी ऊपर चला गया था। यहाँ पे आप देखोगे उस वक्त उस लोग लेने को तैयार थे कि 1800 जाएगा, 20 या फिर 2000 जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, जहां आपने सोचा था उससे भी ऊपर जाएगा। लेकिन प्राइस ऐसे नहीं जाता ना तलवार के धार जैसा, या फिर ऐसे नहीं गिरता है, उसका भी एक धीरे जिगजैग फॉर्म में हम प्राइस शेयर मार्केट में मूव करता है। अब आप देखोगे जो रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन है 20, 50 एंड दिस इज 100 एंड दिस इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो इस वक्त जो शेयर आपको दिख रहा है वो अपने एक बियरिश मोड में दिख रहा है काफी टाइम से, या फिर आप कह लीजिए प्रॉफिट बुकिंग प्लस। मार्केट में तो ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग चल ही रही है, कोविड के केसेस चल ही रहे हैं, और बीच में कल तो बैंकिंग सेक्टर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेज तो और हो जाता है पूरा बैंक निफ्टी के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए भी, क्योंकि कल आरबीआई की जो कमेंट्री निकल के आएगी मॉनिटरिंग के ऊपर वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो उसको समझना उसी के हिसाब से, या फिर समझना भी इंपॉर्टेंट है, प्लस अगर पॉजिटिव आती है फिर उसी हिसाब से बैंकिंग सेक्टर भी रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, तो नजर रहना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। यहाँ क्या हो रहा है हम देखेंगे, वहां से अच्छा खासा 1600 लेवल से अभी आ चुका है, बिल्कुल 2420-22 के अराउंड आ चुका है, या फिर 2400 के यह नहीं 1600 से आते आते आपको 1450 1400 के अराउंड आ चुका है। बेस्ट बाय अगर इसका हम सोचे ना, हर चीज का एक बेस्ट बाय होता है, एक होता है करंट लेवल भी उसका अच्छा है, सच में अगर इसका बोलूं सच में अच्छा है। लेकिन अगर आपको यहाँ से डिप में 1400 और बिलो उसके मिल जाता है तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये आपको मिल जाता है। तो कल के दिन तो ऑलरेडी न्यूज है, प्लस ये चीजें आज की जो इसकी कैंडल बनी है बिल्कुल अपने 100 जो येलो लाइन दिख रही है इसको 100 डे के आसपास बनी है। यहाँ दैट्स मीन यहाँ पे एक मेक
ब्रेक और ब्रेक का लेवल है। अगर इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये नीचे आएगा, और अगर यहाँ से कल इसको रिवर्स करना है या पॉजिटिव न्यूज आते तो ऐसा नहीं है बिल्कुल ये यहीं पर रह जाएगा, आपको बिल्कुल दौड़ता हुआ ऊपर इस तरह से भी नजर आ सकता है। इसलिए कल का दिन अगर आपको ये खरीदना है तो आपको नजर पर रहना काफी इंपॉर्टेंट है। पहले वो न्यूज आरबीआई की तरफ से और उसके बाद ये। तो अगर यहाँ कल ये गिरता है तो वो क्या लेवल हो सकता है? सबसे पहले इसका जो लेवल होगा वो होगा 1400 का लेवल। अगर वो 1400 का लेवल है जो यहाँ पे काफी अच्छा इसका एक सपोर्ट जोन निकल के आता है, अगर वो टूटता है देन आपको ये 1350 के लेवल पर मिलता है, और जिस लेवल पे शेयर हो जाएगा बिल्कुल गोल्ड टू डायमंड कैटेगरी में चला जाएगा, यानी बेस्ट बाय हो जाएगा कि 1350 के बीच में। बट वहां तक जाएगा नहीं जाएगा, शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कोई बोल नहीं सकता यहाँ से। लेकिन हाँ, अगर आप इसको सिर्फ लेना भी चाहते हैं 1400 से लेके और नीचे को धीरे धीरे अगर नीचे को आता है तो एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। कल के दिन नजर रख सकते हैं, अदरवाइज करंट लेवल इज ऑल्सो गुड। आपको अब इस न्यूज के बाद, अब आपकी चीज बताता हूं, इस न्यूज के बाद जो आज के नंबर आए, ब्रोकर की रिपोर्ट आप पढ़ोगे, जब मैं इसको पढ़ रहा था, एनालिसिस कर रहा था, तो ब्रोकर लोग इस नंबर को देने के बाद, जितने भी आप मोतीलाल ओसवाल कह लीजिए या फिर और भी जितने ब्रोकर हैं, उन्होंने जो रेटिंग दे रही है, जो उस रेटिंग के बेसिस पे जो उन्होंने टारगेट दिया है वो 1800 का दिया है, यानी अभी ये चल रहा है 1400 के अराउंड, और ये उन्होंने 1800 का उस कुछ ना इससे भी ऊपर का दिया है। क्या करना है आपको डिसाइड करना होगा। बाकी फंडामेंटल और बाकी टेक्निकल हमने ऊपर बात कर ली, दो लेवल नीचे के डिस्कस कर लिए आपके 1350 और 1400 का लेवल, ये बिल्कुल बेस्ट इसका एक्यूमुलेशन जोन होगा जिस पे आपको नजर रखना होगा। बाकी टारगेट तो आपको बताई दिए, सबसे पहले इसको 1500, जैसे ही ये अपने 1500 को तोड़ेगा यानी उस टाइम ये शेयर एक बुलिश टेरिटरी में चला जाएगा, यानी उस वक्त सारे अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर चले जाएगा, 20 एंड 50 के ऊपर भी चलेगा। उसके बाद जो इसका पहला रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा 1600 का, और उसके बाद ये अपनी लाइफ टाइम जर्नी के लिए और नया की जर्नी शुरू कर देगा। अब आपके पास किस लेवल पे है ये शेयर, नीचे के लेवल आपने 800 900 के लेवल पे लिया था पिछले मार्च में, या फिर आप किस लेवल पे, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। या फिर अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना तो प्लीज सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाए, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए। प्लस प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का जो प्रोसेस है पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में आप उसका पार्ट बन सकते हैं, जहां हम अपने पर्सनल ट्रेड भी शेयर करते हैं एंड आपको कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश करते हैं। तब तक आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग।